हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट और आपका गोस्ट फियर फ्रॉस्ट 22 से आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक और सुपरनैचुरल हॉरर स्टोरी। आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नज़दीकियाँ बढ़ जाएगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच जाएगी। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी कहानी बिहार के झारखंड के रहने वाले महेश जी की है। चलिए इस कहानी को हम महेश जी के नज़रिए से ही सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम महेश है और मैं झारखंड का रहने वाला हूँ। आज जो डरावनी घटना मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो मेरे जीवन में घटी एक बहुत ही ज़्यादा भयंकर और डरावनी घटना है। ये घटना आज से लगभग 40 साल पहले की है। वो 1980 के दशक का दौर था। दरअसल हमारा खानदान शुरू से ही आयुर्वेदिक दवाइयों के मामले में सबसे आगे रहा है। यानी कि मेरे दादा परदादा से ही हमारे खानदान में ये काम चला आ रहा है। हम लोगों को अलग अलग बीमारियों के लिए आयुर्वेदिक दवाइयाँ बना कर देते हैं। इसके साथ साथ ही अगर किसी की कोई बीमारी हो जाती थी तो उसको उसके घर पर देखने के लिए भी जाते थे। इसी वजह से मुझे मेरे गांव में वेद जी के नाम से भी जाना जाता था और गांव के लगभग सभी लोग अपनी अपनी बीमारियों का इलाज मुझसे ही करवाते थे। लेकिन मुझे इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि एक दिन मेरा यही काम ही मुझे एक ऐसी मुसीबत में डाल देगा जो कि इतनी ज़्यादा खतरनाक और भयानक होगी जिसे मैं अपनी पूरी ज़िंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। दरअसल एक दिन की बात है, मैं अपने घर से 2-4 दिन के लिए किसी दूसरे गांव में किसी व्यक्ति का इलाज करने के लिए गया हुआ था। उस व्यक्ति की जो बीमारी थी वो काफ़ी गंभीर थी और उसका इलाज करने में मुझे 2-4 दिन का टाइम लगा था। लेकिन जिस दिन मैं उस व्यक्ति के घर से वापस आ रहा था तो उस दौर में इतने ज़्यादा साधन नहीं हुआ करते थे और लोग अक्सर पैदल ही अपना सफ़र तय किया करते थे। इसी वजह से मैं भी उस दिन उस व्यक्ति के घर से दोपहर के बाद अपने गांव के लिए निकल चुका था। मैं अब पैदल चलकर ही अपने गांव की तरफ आ रहा था। उस वक्त मुझे पैदल चलते हुए काफ़ी ज़्यादा समय हो चुका था। उस व्यक्ति के घर से मैं दोपहर के बाद निकला था, लेकिन अब शाम ढल चुकी थी और चारों तरफ अंधेरा पसर चुका था। उस वक्त तक मुझे काफ़ी तेज़ प्यास भी लग रही थी। इसी वजह से अब मैं चलते चलते ही रास्ते में कहीं पर पीने के पानी की तलाश करने लगता हूँ। अभी मैं जिस रास्ते पर चल रहा था उस पर चलते चलते ही मुझे दूर एक खेत में एक कुआं नज़र आता है और जब मैंने गौर से उसकी तरफ देखा तो वहाँ पर एक बाल्टी भी रखी हुई थी, जिसको देखकर मैं सोचता हूँ कि शायद इस कुएं में पानी है। इसके बाद मैं उस कुएं के पास जाता हूँ और उस बाल्टी को उठाकर रस्सी के सहारे कुएं में डालता हूँ। जैसे ही मैं बाल्टी को कुएं में डालता हूँ तो मुझे बाल्टी के पानी में डूबने की आवाज़ सुनाई देती है और उस आवाज़ को सुनते ही मैं थोड़ा खुश हो जाता हूँ कि चलो पीने का पानी तो मिला। लेकिन मुझे इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि जिस कुएं में मैं पानी पी रहा हूँ वो एक मौत का कुआं है और जो कोई भी उस कुएं में पानी पीता है उसके साथ कुछ ऐसा होता है जो आपको आगे चलकर कहानी में जानने को मिलेगा। अब जिस वक्त मैं उस पानी की बाल्टी को रस्सी के सहारे नीचे झुककर उसको बाहर निकाल रहा था तो उस वक्त मुझे ऐसा एहसास हो रहा था कि जैसे मेरी पीठ पीछे कोई खड़ा है। लेकिन जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे मेरे पीछे कोई भी दिखाई नहीं देता है। इसके बाद मैं फिर से उस रस्सी को ऊपर की तरफ खींचने लगता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं रस्सी को ऊपर की तरफ खींचने लगता हूँ तो मुझे किसी के गुर्राने की आवाज़ सुनाई देती है। उस आवाज़ को सुनकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई मेरी तरफ देखकर ही गुर्रा रहा है। लेकिन अब मैं उस आवाज़ को नज़रअंदाज करके उस रस्सी को ऊपर की तरफ खींचने लगता हूँ और थोड़ी ही देर में वो बाल्टी ऊपर आ जाती है। लेकिन बाल्टी के ऊपर आने के बाद जैसे ही मैं उस बाल्टी के अंदर अपने हाथ से पानी निकालने की कोशिश करता हूँ तो उस पानी को हाथ में लेते ही मुझे कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसको देखते ही मेरी तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और मैं सोच लेता हूँ कि आज मैं किसी गलत जगह पर रुक गया हूँ। क्योंकि जैसे ही मैंने अपने हाथों में उस बाल्टी से पानी उठाया तो उस वक्त अंधेरा तो काफ़ी ज़्यादा हो चुका था, लेकिन फिर भी चाँद की रोशनी में मुझे थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा था। और उस चाँद की रोशनी में ही मैंने अपने हाथों में जब उस पानी को लिया तो मुझे उस पानी का रंग पूरा लाल दिखाई दे रहा था और उस रंग को देखकर ऐसा लग रहा था
कि जैसे ये पानी नहीं बल्कि खून हो, क्योंकि उसका रंग बिल्कुल खून की तरह ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा था। अभी मैं अपने हाथों में उस खून की तरह दिख रहे पानी को देख ही रहा था कि तभी मुझे अपने कानों में किसी के पायल की आवाज़ सुनाई देती है, और उस पायल की आवाज़ को सुनकर जिस तरफ से वो आ जा रही थी मैं उस तरफ देखता हूँ। जब मैं उस तरफ देखता हूँ तो मुझे दूर से एक औरत आती हुई दिखाई देती है, जिसने कि अपने हाथ में एक मटका ले रखा था, और अब वो चलते हुए मेरी तरफ ही आ रही थी। कुछ ही देर बाद वो मेरे पास आकर रुक जाती है। उसको देखकर तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कोई पनिहारी है और इस कुएं पर पानी लेने के लिए आई है। उस वक्त उसने चनिया चोली पहन रखे थे और एक लंबा सा घूंघट निकाल रखा था। जैसे ही वह औरत मेरे पास आती है तो मैं उससे डरते हुए पूछता हूँ कि तुम इस कुएं पर पानी भरने के लिए आई हो क्या? मेरे ऐसा पूछने पर वह औरत अपने मुंह से तो कुछ नहीं बोलती है, लेकिन अपनी गर्दन को हाँ में हिलाती है। और जैसे ही वो अपनी गर्दन को हाँ में हिलाती है तो मैं उससे कहता हूँ कि तुम इस कुएं से पानी भरकर क्या करोगी? इस कुएं का पानी तो बिल्कुल खून की तरह लाल है। इसके साथ ही मैं उससे पूछता हूँ कि अगर तुम यहीं कहीं की आसपास की रहने वाले हो तो मुझे ये बताओ कि इस कुएं का पानी इस तरह से लाल क्यों है? अब जैसे ही मैंने उस औरत से यह बात पूछी तो वह औरत पहली बार अपना मुंह खोलती है, लेकिन जब वो अपना मुंह खोलती है तो उसकी आवाज़ सुनकर और उसने जो कुछ भी बोला उसको सुनकर मैं बहुत ज़्यादा डर जाता हूँ। दरअसल मेरे ऐसा पूछने पर उसने मुझे एक अजीब सी भारी आवाज़ में कहा कि इस कुएं का पानी खून की तरह लाल नहीं है, बल्कि इस कुएं में से खून ही निकलता है, क्योंकि यह कुआं इंसानों का नहीं बल्कि भूतों और प्रेतों का कुआं है। मुझसे इतना कहकर वह औरत फिर से उसी तरह की आवाज़ में गुर्राने लगती है जिस तरह की आवाज़ मुझे थोड़ी देर पहले ही उस कुएं से वो बाल्टी निकालते हुए सुनाई दे रही थी। जब उस औरत ने मुझे वह बात कही तो मैं उससे कहता हूँ कि अगर यह कुआं भूतों और प्रेतों का है तो तुम यहाँ पर मटका लेकर क्यों आई हो? लेकिन उससे यह बात कहते ही मेरा दिमाग एकदम से काम करता है और उसका वह हुलिया देखकर मेरे दिमाग में कुछ आता है। उस चीज़ के आते ही मैं समझ जाता हूँ कि आज मैं किसी बहुत ही गलत जगह में फंस गया हूँ। अब आप लोग जिस चीज़ के बारे में सोच रहे हो, मुझे भी बिल्कुल उस वक्त उसी चीज़ का अंदाज़ा हुआ था और अब मैं बिल्कुल हक्का बक्का रह गया था। मुझे सारी कहानी अच्छे से समझ में आ गई थी, लेकिन उस वक्त मुझे यह समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं यहाँ से कैसे निकालूं और अब आगे मुझे क्या करना चाहिए। अभी मैं ये सब सोच ही रहा था कि तभी वह औरत अजीब सी आवाज़ में हंसने लगती है और हंसते हंसते ही वो अचानक से ही अपने सिर से अपना घूंघट हटाती है। जैसे ही वो अपने चेहरे से घूंघट हटाती है तो उसका चेहरा देखते ही मेरी तो सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और मेरे हाथ पैर थर थर कांपने लगते हैं। उसके चेहरे को देखते ही मैं इतना ज़्यादा डर गया था कि उस वक्त डर के मारे मेरे सिर से बहुत ज़्यादा पसीना टपकने लगा था। एक तो मैं पहले से ही इतनी दूर से पैदल चलकर आया था, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ था, और अब अपनी आंखों के सामने उस औरत को देखकर मेरे तो शरीर की पूरी ऊर्जा ही खत्म हो गई थी और मेरे शरीर से जैसे मेरी हिम्मत ही गायब हो गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि अब थोड़ी ही देर में मैं बिल्कुल निढाल होकर यहीं पर गिर जाऊंगा, क्योंकि वह औरत दिखने में थी ही इतनी ज़्यादा डरावनी। जैसे ही उसने घूंघट ऊपर किया तो मुझे उसका चेहरा दिखाई देता है और उसका चेहरा दिखने में इतना ज़्यादा डरावना था कि उस रात के अंधेरे में अगर कोई भी इंसान उसे देख ले तो उसको तो वहीं पर हार्ट अटैक आ जाए और वो वहीं पर मर जाए। क्योंकि जैसे ही उसने अपना घूंघट ऊपर किया तो सबसे पहले मुझे उसकी आंखें दिखाई देती हैं और उसकी आंखें पूरी तरीके से सफ़ेद थी। इसके साथ ही उसका चेहरा पूरी तरीके से जला हुआ था। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी ने बुरी तरीके से इसको जलाया है, लेकिन उस जले हुए चेहरे पर ही उसने अपने होठों पर कुछ लाल लाल सा लगा रखा था और उसके होठ एक तरफ से कटे हुए भी थे, जो कि दूर से ही काफ़ी अच्छे से दिखाई दे रहे थे। लेकिन उस औरत ने अपने नाक में एक बड़ी सी नथ पहन रखी थी, जो कि आमतौर पर महिलाएं श्रृंगार करते वक्त पहनती हैं। लेकिन उस रात के अंधेरे में उसकी वो सफ़ेद आंखें कुछ अलग तरीके से ही चमक रही थी और वो चेहरा अब मुझे बहुत ही ज़्यादा भयानक नज़र आ रहा था। अभी सिर्फ इतना देखकर ही मैं बहुत ज़्यादा डर गया था, लेकिन तभी उस चुड़ैल ने कुछ ऐसा किया कि उसको देखकर तो मैं अंदर से भी थर थर काँपने लगा था, क्योंकि जब उसने देखा कि मैं उसका चेहरा देखते ही बहुत ज़्यादा डर गया हूँ तो अब वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराती है
और जैसे ही वो मुस्कुराती है तो उसके होठों के अंदर के दांत मुझे दिखाई देते हैं। उसके दांतों को देखते ही मैं समझ जाता हूँ कि यह कोई नॉर्मल औरत नहीं है, बल्कि यह कोई भूत प्रेत या फिर डायन है जिसने कि आज मुझे यहाँ पर अकेला देखकर मेरा पीछा कर लिया है। क्योंकि जैसे ही वो हंसने के लिए अपने चेहरे को करती है तो मुझे उसके दांत दिखाई देते हैं, और उसके दांतों में दोनों तरफ के ऊपर और नीचे वाले दांतों में दो दो दांत बाहर की तरफ निकले हुए थे, और वो चारों दांत बहुत ज़्यादा नुकीले थे। इसके साथ ही उसके वो दांत काफ़ी ज़्यादा गंदे भी थे, और उनके बीच से उसके जबड़े से खून की लार भी टपक रही थी, जो कि अब उसके होठों से होते हुए नीचे गिर रही थी। लेकिन जब मेरी नज़र उसके होठों से गिरती हुई उस लार की तरफ जाती है तो उसको देखकर तो मैं भौचक्का रह जाता हूँ, और मैं सोचता हूँ कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। क्योंकि जब उसके होठों से वो खून की लार टपक कर जैसे ही ज़मीन पर गिर रही थी, तो ज़मीन पर गिरते ही जिस जगह पर वह लार गिर रही थी वहाँ से एक अजीब सी धुआं निकल रही थी, और मिट्टी हल्की सी हवा में उड़ रही थी। उस चीज़ को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई खतरनाक और रासायनिक केमिकल उस ज़मीन पर गिर रहा हो, और उसके गिरते ही वह ज़मीन इस तरह से कर रही थी, आप यूँ समझ लीजिए कि जैसे हम मिट्टी पर जब तेज़ाब डालते हैं तो उस मिट्टी से एक अजीब तरह की धुआं निकलती है और वह मिट्टी जलकर काली हो जाती है। उस वक्त उस चुड़ैल के मुंह से गिर रही उस लार को ज़मीन पर गिरते ही उस ज़मीन पर भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। उस चीज़ को देखकर मैं समझ गया था कि ये जो कोई भी मेरे सामने खड़ी हुई है ये बहुत ही ज़्यादा भयंकर और खतरनाक है। अब उस वक्त मैं वहाँ से भागना चाहता था, लेकिन अब डर के मारे मेरे शरीर ने काम करना ही बंद कर दिया था। मैं तो वहाँ पर बिल्कुल जड़ होकर खड़ा था और एक टक बस उस डरावनी चुड़ैल की तरफ देखे ही जा रहा था। अब वह चुड़ैल इससे आगे कुछ ऐसा करती है जिसके बाद मैं समझ जाता हूँ कि अब चाहे मैं कितनी ही कोशिश कर लूँ, लेकिन यहाँ से बचकर नहीं निकल पाऊंगा। दरअसल उस चुड़ैल ने अपने हाथ में जो मटका ले रखा था, अब वो उस मटके से नीचे ज़मीन पर कुछ गिराने लगती है, और जब वो उस मटके से कुछ गिराती हैं तो मैं उसकी तरफ देखता हूँ। उस मटके में और कुछ नहीं बल्कि खून था, और वो मटका पूरा का पूरा खून से भरा हुआ था। अब वह चुड़ैल उस पूरे के पूरे खून से भरे हुए मटके को मेरे सामने ही खाली कर देती है। उसको खाली करके वो मुझसे कहती है कि अब मैं इसमें ताज़ा खून भरूंगी। पिछले कई दिनों से यह खून बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका था, और बासी खून पीना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब तुझे मारकर मैं इसमें तेरा खून भरूंगी, और फिर जब तक मुझे कोई अगला शिकार नहीं मिल जाता तब तक मैं तेरा खून ही पीऊंगी। जब मैंने उस चुड़ैल के मुंह से यह बात सुनी तो यह बात सुनते ही मुझे ऐसा लग रहा था कि अब डर के मारे मेरी तो धोती यहीं पर गीली हो जाएगी। लेकिन उस वक्त मैं किसी तरह अपने आप पर कंट्रोल करता हूँ, और उसको देखते देखते ही मेरे दिमाग में यह सोचता हूँ कि मैं किस तरह से इसके चंगुल से बचकर यहाँ से निकालूं। अभी मैं इससे आगे कुछ और सोच पाता उससे पहले ही वह चुड़ैल अचानक से ही मेरी तरफ बढ़ती है और एक जोर की लात मेरे दोनों पैरों पर मारती है। उसकी वे लात इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि उसको मेरे पैरों पर मारते ही मैं वहीं पर धड़ाम से नीचे गिर जाता हूँ, और मुझको नीचे गिरते ही वो मेरा एक पैर पकड़ती है और मुझको वहाँ से घसीटते हुए थोड़ा दूर लेकर जाती हैं। अब वो मुझे एक अंधेरे की तरफ लेकर जा रही थी। जब वह चुड़ैल मुझे इस तरीके से मेरे पैर को पकड़कर घसीट रही थी तो मैं चिल्लाना चाहता था, लेकिन उस वक्त मैं इतना ज़्यादा डरा हुआ था कि डर के मारे मेरी तो घी बह चुकी थी, और अब मैं बस आंखें फाड़ फाड़ कर उस वक्त जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा था उसको देख रहा था। इसके बाद वो चुड़ैल मुझे एक पेड़ के नीचे लेकर जाती है, और जैसे ही वो मुझे उस पेड़ के नीचे लेकर जाती है तो वहाँ का नज़ारा देखकर मैं समझ जाता हूँ कि आज अब मेरी ज़िंदगी का ये आखिरी पल है, और थोड़ी ही देर में मेरे साथ में कुछ ऐसा ही होगा जैसा वहाँ पर पहले कुछ लोगों के साथ हुआ था। दरअसल जैसे ही वो चुड़ैल मुझे उस पेड़ के नीचे लेकर जाती है तो मैंने वहाँ पर कुछ ऐसा देखा जिसको देखने के बाद मेरी तो अब बचने की उम्मीद ही खत्म हो गई थी। क्योंकि उस पेड़ के नीचे जाते ही मैं देखता हूँ कि उस पेड़ पर पहले से ही बहुत से लोगों की लाशें लटकी हुई हैं जिनकी मुंडी नहीं है, और वो सिर कटी लाशें उस पेड़ से उल्टी लटकी हुई थीं, और उन उल्टी लटकी हुई लाशों से खून की बूंदें टपक रही थीं।
और हर एक लाश के नीचे एक मटका रखा हुआ था जिसमें कि वो टपकता हुआ खून इकट्ठा हो रहा था। उन लोगों के कटे हुए सिरों की उस चुड़ैल ने एक माला बना रखी थी जो कि वहीं पर उस पेड़ की एक टहनी पर लटकी हुई थी। उस वक्त उस पेड़ से लगभग 7-8 लोगों की लाशें लटकी हुई थी जिनका उस चुड़ैल ने सिर काट रखा था, और अब धीरे धीरे उनका खून टपक टपक कर उन मटकों में इकट्ठा हो रहा था। इस चीज़ को देखकर मैं समझ जाता हूँ कि अब यह चुड़ैल मेरे साथ भी ऐसा ही करने वाली है। अब ये मेरी भी गर्दन काट देगी और मुझको भी इसी तरीके से यहाँ पर उल्टा लटका देगी, और फिर उसके बाद मेरा खून भी इसी तरीके से एक मटके में इकट्ठा करेगी। लेकिन इसके आगे वहाँ पर कुछ ऐसा होता है जिसके होने के बाद मुझे अपने आप को बचाने का एक मौका मिलता है, और मैंने सोच लिया था कि अगर मैंने इस मौके को गंवा दिया तो आज मैं किसी भी तरीके से अपने आप को नहीं बचा पाऊंगा। मैंने मेरे मन ही मन में सोचा कि मरना तो आज मुझे वैसे भी है। अगर मैं यहाँ से नहीं भागा तो यह चुड़ैल मुझे पक्का मारेगी, तो क्यों ना मरने से पहले अपने आप को बचाने की एक कोशिश की जाए, और अगर भगवान ने चाहा तो शायद हम अपनी उस कोशिश में कामयाब भी हो जाएंगे। यही सोचकर मैं अपने मन ही मन में कुछ प्लानिंग करने लगा था, और वह प्लानिंग करने का मौका मुझे इसलिए मिला क्योंकि मुझे उस पेड़ के नीचे ले जाकर वो चुड़ैल मेरा पैर छोड़ देती हैं, और अब मैं ज़मीन पर बिल्कुल वैसे ही पड़ा हुआ था। मेरा पैर छोड़ने के बाद वह चुड़ैल अब उस पेड़ पर चढ़ती हैं, और वो एक एक लाश को अब एक जगह से दूसरी जगह खिसकाने लगती है। शायद वो मुझको मारकर लटकाने के लिए उस पेड़ की टहनियों पर जगह बना रही थी। जब मैंने देखा कि वो चुड़ैल उन लाशों को इधर उधर खिसकाने में लगी हुई है, तो मैं मेरे मन ही मन में सोचता हूँ कि अब मुझे यहाँ से भाग लेना चाहिए, क्योंकि अगर मैं यहाँ से नहीं भागा तो अब थोड़ी ही देर में यह चुड़ैल मुझे यहीं पर मार देगी, और अगर मैं यहाँ से भाग जाता हूँ तो हो सकता है कि मैं अपनी जान बचा लूँगा। अब यह चीज़ मैं वहीं पर पड़ा पड़ा सोच रहा था, लेकिन इसके साथ ही मैं ये भी सोच रहा था कि अगर मैं भागने में कामयाब नहीं हुआ और इस चुड़ैल ने अगर मुझे पकड़ लिया तो फिर पता नहीं ये मुझे कितना ज़्यादा तड़पा तड़पा कर मारेगी। लेकिन इसके साथ ही मेरा एक मन ये भी कह रहा था कि दिलावर, तू पागल हो गया है क्या? वो एक चुड़ैल है, तू चाहे कितना भी भाग ले, लेकिन वो जहाँ पर चाहेगी वहाँ पर कुछ ही पल में पहुँच जाएगी, क्योंकि वो तो एक अदृश्य शैतानी शक्ति है जो कहीं पर भी किसी भी वक्त पहुँच सकती है। तो ऐसे में अगर तू यहाँ से भागेगा भी तो इसको तेरे पीछे भागकर तुझको पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये तो सिर्फ जिस तरफ तू भागेगा उससे आगे ही तुझसे पहले पहुँच जाएगी और तुझको वहीं पर पकड़ लेगी। लेकिन इसके बाद भी मैं भागने का ही फैसला करता हूँ, और मैं सोचता हूँ कि मुझे एक बार अपने आप को बचाने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। आगे जो होगा देखा जाएगा। अब यही चीज़ सोचकर मैं धीरे धीरे वहाँ से पीछे की तरफ खिसकने लगता हूँ, और धीरे धीरे पीछे की तरफ खिसकते खिसकते ही मैं अपने पैरों के बल खड़ा होता हूँ। लेकिन उस वक्त मेरे पैरों में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। उस वक्त खड़े होते ही मुझे इस चीज़ का एहसास हो गया था कि शायद मैं ज़्यादा दूर तक भाग नहीं पाऊंगा, क्योंकि उस वक्त मेरे पैर बिल्कुल थक चुके थे। लेकिन फिर भी मैं अपने मन ही मन में भगवान का नाम लेता हूँ और भगवान से कहता हूँ कि है भगवान, आज मुझे किसी भी तरीके से यहाँ से बचा लो। और उसके बाद अपने घुटनों के बल खड़ा होते ही मैं तुरंत ही वहाँ से इतनी तेज़ दौड़ता हूँ कि उस वक्त मेरे पैरों में तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी, लेकिन मेरे मन में बहुत ज़्यादा हिम्मत थी, और मन की हिम्मत के बल पर ही मैं उस वक्त वहाँ से भाग रहा था। वो कहते भी है ना कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी भी नहीं जीत सकता। और उस वक्त मैं सिर्फ अपने पैरों से ही थका हुआ था, लेकिन मैं मन से बिल्कुल भी नहीं हारा था। मेरे मन में अब भी अपने आप को बचाने की एक उम्मीद थी, और उसी उम्मीद के सहारे अब मैं दौड़ रहा था। जब मैं थोड़ी दूर दौड़ कर आ गया था तो मुझे मेरे पीछे से उस चुड़ैल की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। शायद अब उस चुड़ैल की नज़र मेरी तरफ पड़ गई थी। इससे पहले वो उन लाशों को इधर उधर करने में लगी हुई थी, लेकिन जैसे ही उसने मेरी तरफ देखा कि मैं वहाँ से भाग रहा हूँ तो वो उस पेड़ से धड़ाम से नीचे कूदती हैं, और नीचे कूदते ही अब वो भी मेरे पीछे पीछे दौड़ने लगती है। उसको अपने पीछे दौड़ता हुआ देखकर तो मेरे मन में बहुत ज़्यादा हिम्मत आती है, और मैं अब पहले से भी ज़्यादा तेज़ दौड़ने लगता हूँ। और वो हिम्मत उस डर की वजह से ही आई थी
क्योंकि उस वक्त मैंने भागते भागते ही जब उसको अपने पीछे भागते हुए देखा तो मैंने सोच लिया था कि अब अगर मैं इस चुड़ैल की पकड़ में आ गया तो फिर ये मुझे अपने आप को बचाने का और दोबारा से भागने का मौका बिल्कुल भी नहीं देगी, बल्कि ये मुझे पकड़ते ही यहीं पर मार देगी। पहले ये मुझे पकड़कर यहीं पर मारेगी और उसके बाद मुझे मारकर मेरी लाश को घसीटकर वहाँ पर लेकर जाएगी। तो अब मेरे पास यह आखिरी मौका था और मुझे इस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाना था। इसीलिए अब मैं मेरे शरीर में जितनी भी ऊर्जा थी उस पूरी ऊर्जा को लगाकर दौड़ रहा था। आप यकीन नहीं मानोगे, उस वक्त मैं इतना तेज़ दौड़ रहा था कि मुझे खुद को ही नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर मैं इतना तेज़ कैसे दौड़ रहा हूँ। इससे पहले मैं अपनी ज़िंदगी में कभी भी इतना तेज़ नहीं दौड़ा था। मेरे पीछे भागते भागते वो चुड़ैल चिल्ला भी रही थी और चिल्लाने के साथ साथ ही मुझसे कह रही थी कि रुक जा, तू इस तरीके से मेरे से बचकर नहीं जा सकता। मैं तुझे किसी भी हाल में जाने नहीं दूंगी। इतने दिनों के बाद मुझे एक शिकार मिला था और उसको मैं इस तरीके से अपने हाथों से नहीं गवा सकती। ये कहकर वो दौड़ते दौड़ते ही चिल्लाती भी हैं और उसके वो चिल्लाने की आवाज़ इतनी ज़्यादा डरावनी थी कि अगर उस वक्त मैं उस आवाज़ को बहुत ज़्यादा गंभीरता से ले लेता तो मैं दौड़ नहीं पाता। लेकिन मैं उसको पूरी तरीके से नज़रअंदाज कर रहा था और सिर्फ आगे की तरफ ही भागे जा रहा था। तभी वह चुड़ैल मुझे एक बार फिर से पीछे से आवाज़ लगाती है कि अगर तू अपनी मर्ज़ी से नहीं रुका तो मैं तुझे जब पकड़ूंगी तो तेरा वो हाल करूंगी जो तू सोच भी नहीं सकता। इसीलिए तुझे आखिरी बार कह रही हूँ कि वहीं रुक जा, वहीं रुक जा। लेकिन मैं तो उस वक्त बिल्कुल भी उसकी बातों की तरफ ध्यान नहीं दे रहा था और वहाँ से बदहवास होकर भागते जा रहा था। तभी भागते भागते ही मुझे अपने आप को बचाने की एक दूसरी उम्मीद और नज़र आती है, क्योंकि उस वक्त मुझे अपनी आंखों के सामने दूर एक छोटा सा गांव नज़र आ रहा था जिसमें कि कई घरों की रोशनी मुझे दूर से ही नज़र आ रही थी। और अब मैंने सोच लिया था कि मुझे अगर अपने आप को इस चुड़ैल के चंगुल से छुड़ाना है तो मुझे इस गांव में जाकर लोगों से मदद लेनी होगी। इसके बाद मैं उस गांव की तरफ दौड़ने लगता हूं और जब मैं उस गांव में पहुंचता हूं तो उस वक्त उस गांव में कुछ लोग भजन संध्या कर रहे थे और वो गांव के बीच में ही जो उनके गांव का चौपाल था वहां पर बैठे हुए थे। उस दौर में लोग ऐसा ही करते थे। गांव के जो भी लोग होते थे वो गांव के चौक में इकट्ठा हो जाते थे और फिर पूरी पूरी रात भजन किया करते थे। और वो भजन उस वक्त इसलिए हो रहे थे क्योंकि कुछ ही दिनों बाद होली आने वाली थी और पहले के टाइम पर होली से लगभग 1 महीने पहले ही गांव में भजन और धमाल होना शुरू हो जाते थे। उस वक्त वो लोग धमाल और रागनी गा रहे थे, लेकिन मुझे इस तरह से दौड़ता आता हुआ देखकर वो लोग धमाल गाना बंद कर देते हैं और जब मैं बदहवास होकर भागता हुआ उनके पास पहुंचता हूं तो वो मुझसे कहते हैं कि अरे भाई तुम कौन हो और इस तरीके से भागते हुए क्यों आ रहे हो। तभी मैं हाफते हुए उन लोगों से कहता हूं कि मुझे बचा लीजिए, वो मेरे पीछे पड़ी हुई है। अगर उसने मुझे पकड़ लिया तो आज वो मुझे यहीं पर मार देगी। तभी उस गांव में जो एक बुजुर्ग चाचा थे वो मुझसे कहते हैं कि कौन पीछे पड़ी हुई है, कौन मार देगी। मैं उस बुजुर्ग चाचा को उससे आगे कुछ बताना चाहता था, लेकिन इतनी तेज़ दौड़ने की वजह से मेरे बहुत ज़्यादा सांस भरा हुआ था और मैं सिर्फ उस वक्त कुत्ते की तरह हाँफ रहा था। मेरी ये हालत देखकर वो लोग पहले तो मुझे आराम से वहाँ पर बैठाते हैं और फिर थोड़ा पानी पिलाते हैं। उसके बाद जब मेरा जी अच्छे से तसल्ली में आ जाता है तो फिर मैं उनको मेरे साथ हुई सारी घटना बताता हूँ और उनको बताता हूँ कि मैं पास के ही उस गांव का रहने वाला हूँ। जब उन लोगों ने मेरी सारी आपबीती सुनी तो वो लोग मुझसे कहते हैं कि तुम आज रात को यहीं पर रुक जाओ और कल सुबह होते ही हम लोग खुद चलकर तुमको तुम्हारे गांव छोड़कर आ जाएंगे। जब उन लोगों ने मुझे यह बात कही तो मैं उन लोगों का हाथ जोड़कर शुक्रिया करने लगता हूँ। उस दिन तो उन गांव के लोगों की वजह से मेरी जान बच गई और उस चुड़ैल से मेरा पीछा छोड़ गया, लेकिन उसके बाद मैं फिर कभी भी उस गांव की तरफ नहीं गया और ना ही उस रास्ते की तरफ गया जिस रास्ते पर मुझे वो कुआं मिला था और जिस कुएं पर उस चुड़ैल की आत्मा मेरे पीछे पड़ी थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल में इसी तरह की कई और दिलचस्प कहानियाँ हैं, उन्हें भी ज़रूर सुनिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा
आपका ये छोटा सा सहयोग हमें आपके लिए ऐसी ही कहानियाँ लाने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट फ्राइडे को एक नई हॉरर कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड ओनली एट फियर फ्रॉस्ट 22।